डॉक्टर सर मोहम्मद अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 बमुताबिक 3 ज़िलक़ादा 1294 हिजरी को बरतानवी हिंदुस्तान के शहर सियालकोट में शेख नूर मोहम्मद के घर पैदा हुए। माँ बाप ने नाम मोहम्मद इकबाल रखा। मुख्तलिफ तारीख दानों के माबैन अल्लामा इकबाल की तारीख़ विलादत पर कुछ इख्तलाफात रहे हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान सरकारी तौर पर 9 नवंबर 1877 को ही इकबाल की तारीख़ पैदाइश तस्लीम करती है। 20वीं सदी के एक मारूफ शायर, मुसन्निफ, कानूनदान, सियासतदान और तहरीक पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात में से एक थे। उर्दू और फारसी में शायरी और यही उनकी बुनियादी वजह शोहरत है। शायरी में बुनियादी रुझान तसूफ और अहयाए उम्मत इस्लाम की तरफ था। फैसल टीवी की एक और नई वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लामा इकबाल के वालिद शेख नूर मोहम्मद कश्मीर के सुपरो बरहमनों की नस्ल से थे। गाजी औरंगजेब आलमगीर के अहद में उनके एक जद ने इस्लाम कबूल किया। अल्लामा इकबाल के आबा व अजदाद 18वीं सदी के आखिर या 19वीं सदी के स्टार्ट में कश्मीर से हिजरत करके सियालकोट आए और मोहल्ला खेतियां में आबाद हुए। हर पुश्त में एक न एक ऐसा ज़रूर हुआ जिसने फ़कत दिल से राह रखी। ये भी इन्हीं साहब दिलों में से एक थे। बुजुर्गों ने कश्मीर छोड़ा तो सियालकोट में आ बसे। शेख नूर मोहम्मद के वालिद शेख मोहम्मद रफ़ीक ने मोहल्ला खटिया में एक मकान आबाद किया। शेख नूर मोहम्मद दीनदार आदमी थे। बेटे के लिए दीनी तालीम ही काफ़ी समझते थे। सियालकोट के अक्सर मुकामी उल्मा के साथ दोस्ताना माहौल था। इकबाल बिस्मिल्लाह की उम्र को पहुंचे तो उन्हें मौलाना गुलाम हसन के पास ले गए। मौलाना अबू अब्दुल्ला गुलाम हसन मोहल्ला शवाला की मस्जिद में दर्स दिया करते थे। शेख नूर मोहम्मद का वहां आना जाना था। यहाँ से इकबाल की तालीम का आगाज हुआ। हस्बे दस्तूर कुरान शरीफ से इब्तदा हुई। तकरीबन साल भर तक ये सिलसिला चलता रहा कि शहर के एक नामवर आलिम मौलाना सैयद मीर हसन उधर आ निकले। एक बच्चे को बैठे देखा। सूरत से अजमत और सादत की चमक नजर आ रही थी। पूछा कि किसके बेटे हो। मालूम हुआ तो वहां से उठकर शेख नूर मोहम्मद की तरफ चल पड़े। दोनों आपस में करीबी वाकिफ थे। मौलाना ने जोर देकर समझाया कि अपने बेटे को मदरसे तक महदूद ना रखो, इसके लिए जदीद तालीम भी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि इकबाल को उनकी तरबियत में दे दिया जाए। कुछ दिन तक तो शेख नूर मोहम्मद को पसो पेश रहा, मगर जब दूसरी तरफ से इसरार बढ़ता चला गया तो इकबाल को मीर हसन के सुपुर्द कर दिया। उनका मकतब शेख नूर मोहम्मद के घर के करीब ही कूचा मीर हसामुद्दीन में था। यहाँ इकबाल ने उर्दू, फारसी और अरबी अदब पढ़ना शुरू किया। 3 साल गुजर गए। इस दौरान में सैयद मीर हसन ने स्कॉट मिशन स्कूल में भी पढ़ाना शुरू कर दिया। इकबाल भी वहीं दाखिल हो गए, मगर पुराने मामलात अपनी जगह रहे। स्कूल से आते तो उस्ताद की खिदमत में पहुंच जाते। मीर हसन उन अजीम उस्तादों की यादगार थे जिनके लिए जिंदगी का बस एक मकसद हुआ करता था, पढ़ना और पढ़ाना। लेकिन ये पढ़ना और पढ़ाना नरी किताब ख्वानी का नाम नहीं है। उस अच्छे जमाने में उस्ताद मुर्शद हुआ करता था। मीर हसन भी यही किया करते थे। तमाम इस्लामी उलूम से आगाह थे। जदीद उलूम पर भी अच्छी नज़र थी। इसके अलावा अदबियात, माकूलात, लसानियात और रियाजियात में भी महारत रखते थे। शागिर्दों को पढ़ाते वक्त अदबी रंग इख्तियार करते थे ताकि इल्म फ़कत हाफ़ज़े में बंद कर ना रह जाए, बल्कि तर्ज़ एहसास बन जाए। अरबी, फ़ारसी, उर्दू और पंजाबी के हज़ारों शेर सुनाते। एक शेर को खोलना होता तो 20 मुतरादिफ अशार सुना डालते। मौलाना की तदरीसी मसरूफियात बहुत ज़्यादा थीं, मगर मुताल्ले का मामूल कज़ा नहीं करते थे। कुरान के हाफिज भी थे और आशिक भी। शागिर्दों में शाह साहब कहलाते थे। इंसानी ताल्लुक का बहुत पास था। दर्जे शफीक, सादा और खुश मिजाज आदमी थे। रोज़ाना का मामूल था कि फजर की नमाज पढ़कर कब्रिस्तान जाते, अजीज़ों और दोस्तों की कब्र पर फातिहा पढ़ते। फारिग होते तो शागिर्दों को मुंतजिर पाते। वापसी का रास्ता सबक सुनने और देने में कट जाता। ये सिलसिला घर पहुंचकर भी जारी रहता, यहाँ तक कि स्कूल को चल पड़ते। शागिर्द साथ लगे रहते। दिन भर स्कूल में पढ़ाते, शाम को शागिर्दों को लिए हुए घर आते, फिर रात तक दर्स चलता रहता। अल्लामा इकबाल को बहुत अजीज रखते थे। खुद वो भी उस्ताद पर फिदा थे। अल्लामा इकबाल की शख्सियत की मजमूई तश्कील में जो अनासिर बुनियादी तौर पर कारफरमा नजर आते हैं, उनमें से बेशतर शाह साहब की सोहबत और तालीम का करिश्मा है। सैयद मीर हसन सर सैयद के बड़े कायल थे। अलीगढ़ तहरीक को मुसलमानों के लिए मुफीद समझते थे। उनके ज़ेर असर अल्लामा इकबाल के दिल में भी सर सैयद की मोहब्बत पैदा हो गई, जो बाज़ इख्तलाफात के बावजूद आखिर दम तक कायम रही। मुसलमानों की खैर ख्वाही का जज्बा तो खैर अल्लामा इकबाल के घर की चीज़ थी, मगर मीर हसन की तरबियत ने इस जज्बे को एक इल्मी और अमली सिमत दी। अल्लामा इकबाल समझबूझ और जहानत में अपने हम उम्र बच्चों से कहीं आगे थे। बचपन ही से उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद थीं जो बड़े लोगों में पाई जाती थीं, मगर वो किताब के कीड़े नहीं थे। किताब की लत पड़ जाए तो आदमी एक दिमागी वजूद बन जाता है।
زندگی اور اس کے بیچ فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ زندگی کے حقائق اور تجربات بس دماغ میں رہ جاتے ہیں، خون گرم کا حصہ نہیں بنتے۔ علامہ اقبال کو کھیل کود کا بھی بہت شوق تھا، بچوں کی طرح شوخیاں بھی کرتے تھے، حاضر جواب بھی بہت تھے۔ شیخ نور محمد یہ سب دیکھتے مگر منع نہ کرتے، جانتے تھے کہ اس طرح چیزوں کے ساتھ اپنائیت اور بے تکلفی پیدا ہو جاتی ہے جو بے حد ضروری اور مفید ہے۔ غرض علامہ اقبال کا بچپن ایک فطری کشادگی اور بے ساختگی کے ساتھ گزرا ہے۔ قدرت نے انہیں صوفی باپ اور عالم استاد عطا کیا جس سے ان کا دل اور عقل یکسو ہو گئے، دونوں کا ہدف ایک ہو گیا۔ یہ جو اقبال کے یہاں حس اور فکر کی نادر یکجائی نظر آتی ہے، اس کے پیچھے یہی چیز کار فرما ہے۔ اسکوچ مشن اسکول میں انٹرمیڈیٹ کی کلاسیں بھی شروع ہو چکی تھیں، لہٰذا علامہ اقبال کو ایف اے کے لیے کہیں اور نہیں جانا پڑا، وہیں رہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ان کی شاعری کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ یوں تو شعر و شاعری سے ان کی مناسبت بچپن ہی سے ظاہر تھی، مگر اس بارے میں سنجیدہ نہیں تھے، نہ کسی کو سناتے نہ محفوظ رکھتے، لکھتے اور پھاڑ کر پھینک دیتے۔ لیکن اب شعر و شاعری ان کے لیے فقط ایک مشغلہ نہ رہی تھی بلکہ روح کا تقاضا بن چکی تھی۔ اس وقت پورا بر صغیر داغ کے نام سے گونج رہا تھا، خصوصاً اردو زبان پر ان کی معجزانہ گرفت کا ہر کسی کو اعتراف تھا۔ اقبال کو یہی گرفت درکار تھی۔ شاگردگی کی درخواست لکھ بھیجی جو قبول کر لی گئی، مگر اصلاح کا یہ سلسلہ زیادہ دیر جاری نہ رہ سکا۔ داغ جگت استاد تھے۔ متحدہ ہندوستان میں اردو شاعری کے جتنے بھی روپ تھے ان کی تراش خراش میں داغ کا قلم سب سے آگے تھا، لیکن یہ رنگ ان کے لیے بھی نیا تھا۔ اس وقت تک علامہ اقبال کی کلام کی امتیازی خصوصیت ظاہر نہ ہوئی تھی، مگر داغ اپنی بے مثال بصیرت سے بھانپ گئے کہ اس ہیرے کو تراشا نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کر فارغ کر دیا گیا کہ اصلاح کی گنجائش نہ ہونے کے برابر ہے، مگر اقبال اس مختصر سی شاگردگی پر بھی ہمیشہ نازا رہے۔ کچھ یہی حال داغ کا بھی رہا۔ دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کے نام سے انگریزی میں ایک نثری کتاب بھی تحریر کی۔ علامہ اقبال کو دور جدید کا صوفی سمجھا جاتا تھا۔ بحیثیت سیاستدان ان کا سب سے نمایاں کارنامہ نظریہ پاکستان کی تشکیل ہے، جو انہوں نے 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پیش کیا تھا۔ یہی نظریہ بعد میں پاکستان کے قیام کی بنیاد بنا۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال کو پاکستان کا نظریاتی باپ سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے اس نئے ملک کے قیام کو اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، لیکن انہیں پاکستان کے قومی شاعر کی حیثیت حاصل ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے فیصل ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ ہمیں پیٹریون پر سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔